ज़्यादातर लोग जो जानते हैं या सोचते हैं वे ध्यान घाटे विकार या एडीडी के बारे में जानते हैं। क्या इसका उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता है, और जब वे वास्तव में ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं तो उनके पास ध्यान घाटे की सक्रियता विकार या एडीएचडी है। हालांकि ये कैसे काम करता है, ये एक दूसरे से इस अबाध क्रम तक जारी रहता है। एडीडी या एडीएचडी वास्तव में समानार्थी है, जैसा कि वे समान हैं। एडीडी का एक पुराना शब्द 1987 से पहले इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद यह एडीएचडी में विकसित हुआ, जिसमें अधिक लक्षण शामिल हैं जो कि एडीएचडी वाले लोग अक्सर अनुभव करते हैं, जिसमें असावधान होने के अलावा अति सक्रियता और आवेग दोनों शामिल हैं। तो एडीएचडी का निदान किया जा सकता है क्योंकि उनके पास ध्यान देने में सक्षम नहीं होने से संबंधित लक्षण हैं। लेकिन यदि उन्हें अत्यधिक सक्रिय या आवेगी होने से संबंधित लक्षण हैं तो उनका निदान भी एडीएचडी के साथ किया जा सकता है। यदि उनके पास दोनों के लक्षण हैं तो उनको भी एडीएचडी हो सकता है। DSM-5 2013 में सबसे हालिया अपडेट एडीएचडी 3 उप प्रकारों में विभाजित है: असावधान, अति सक्रिय आवेगी या दोनों। असावधान और अति सक्रिय आवेग में 9 लक्षणों का एक सेट होता है। उदाहरण के लिए, असावधान उप प्रकार वाला कोई व्यक्ति लापरवाह गलतियां कर सकता है या नहीं सुन सकता है या आसानी से विचलित हो सकता है, और अति सक्रियता और आवेगपूर्ण उप प्रकार वाला कोई व्यक्ति फिजिट या इधर उधर हो सकता है या अपनी कुर्सी से उठ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हर कोई अभी और फिर सही है। अच्छी तरह से निदान तब दिया जाता है जब किसी को कम से कम 6 महीने तक उप प्रकार के 9 लक्षणों में से 6 होते हैं। हालांकि आमतौर पर बच्चों में दोनों उप प्रकार के लक्षण होते हैं, इसीलिए संयुक्त उप प्रकार होता है। क्योंकि एडीएचडी को एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर माना जाता है, इसीलिए लक्षण 6 से 12 साल की उम्र के बीच होने शुरू हो गए हैं और व्यवहार उनकी उम्र के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्या कारण है कि कोई व्यक्ति अति सक्रिय या आवेगी या असावधान है? ठीक है, जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, यह बहुत जटिल है और हम वास्तव में नहीं जानते हैं। शायद कई अलग अलग कारक हैं और अंततः वे सभी पर्यावरण और आनुवांशिक कारकों के कुछ संयोजन में आते हैं। एडीएचडी के एक आनुवांशिक घटक का एक दिलचस्प सुराग परिवारों को देख रहा है। उदाहरण के लिए, एडीएचडी के साथ निदान किए गए सहोदर वाले बच्चे को स्वयं इसे विकसित करने की अधिक संभावना है। इसके अलावा, यदि वे भाई बहन एक जैसे जुड़वां हैं तो उनका मतलब एक ही है। डीएनए एडीएचडी विकसित होने की उनकी संभावना काफी अधिक है। समान डीएनए होने का मतलब यह नहीं है कि जुड़वां निश्चित रूप से एडीएचडी विकसित करने जा रहा है। हालांकि जो फिर से बताता है कि आनुवंशिक कारक और पर्यावरणीय कारक दोनों एक भूमिका निभाते हैं। एक विशिष्ट जीन के रूप में यह संभवतः एक एकल जीन नहीं है जो एडीएचडी की ओर जाता है, बल्कि कई जीन हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि उनका लक्षण कितने गंभीर हैं। ये जीन मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर के उत्पादन या नियमन को प्रभावित करते हैं, जो मस्तिष्क में अणुओं को संकेत देते हैं जो एक न्यूरॉन द्वारा जारी होते हैं और दूसरे न्यूरॉन के रिसेप्टर्स द्वारा प्राप्त होते हैं। न्यूरॉन ए से न्यूरॉन बी तक के न्यूरोट्रांसमीटर का ये आंदोलन मूल रूप से एक संदेश है जिसे रिले किया जा रहा है। यह न्यूरॉन्स की तरह बात कर रहा है। डोपामीन एक विशिष्ट न्यूरोट्रांसमीटर है जो मस्तिष्क के इनाम, जोखिम लेने और आवेगी होने जैसे व्यवहारों से जुड़ा होता है। नॉरएपिनेफ्रिन ध्यान और उत्तेजना में शामिल एक और न्यूरोट्रांसमीटर है। यह सोचा गया है कि इन दो न्यूरोट्रांसमीटर की कम मात्रा एडीएचडी के लक्षणों में योगदान करती है। इन न्यूरोट्रांसमीटर के नीचे होने के कारण पहली जगह में अभी भी अच्छी तरह से समझा नहीं जा सका है और शोध जारी है। एडीएचडी के लिए उपचार मुश्किल हो सकता है क्योंकि लक्षण रोगी से रोगी तक अलग हो सकते हैं। हालांकि इसमें अक्सर व्यवहार मनोचिकित्सा, दवा या दोनों शामिल होते हैं। व्यवहार मनोचिकित्सा अक्सर बच्चों पर लक्षित होती है और बच्चे को बेहतर समय प्रबंधन
और संगठनात्मक कौशल सिखाने पर केंद्रित होती है। उदाहरण के लिए संरचित दिनचर्या होने से वे अनुसरण कर सकते हैं और फिर जब वे दिनचर्या से चिपके रहते हैं। इसके अलावा माता पिता और शिक्षक दोनों को शामिल करना महत्वपूर्ण है और व्यवहार अभिभावक प्रशिक्षण और व्यवहार कक्षा प्रबंधन दोनों को ADHD वाले बच्चों के लिए सहायक होना दिखाया गया है। वयस्कों के लिए व्यवहार मनोचिकित्सा विकर्षणों को कम करने और संगठनात्मक कौशल में सुधार लाने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। यदि दवाएं निर्धारित की जाती हैं तो आमतौर पर पहली पंक्ति के विकल्प उत्तेजित होते हैं, क्योंकि यह सोचा था कि ADHD में न्यूरोट्रांसमीटर के निम्न स्तर शामिल हैं। इसीलिए उत्तेजक का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वे न्यूरॉन्स के बीच डोपामिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर की संख्या में वृद्धि करते हैं, इसीलिए लक्षणों को कम करते हैं। और सामान्य व प्रसिद्ध दवाएं अणु हैं जो रासायनिक रूप से मेथएम्फेटामिन जैसे अवैध उत्तेजक के समान हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं। ये सभी रसायन न्यूरॉन ए से डोपामिन की रिहाई को बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन ADHD दवाएं आमतौर पर डोपामिन की धीमी गति का कारण बनती हैं, जबकि मेथएम्फेटामिन जैसे अवैध उत्तेजक डोपामिन की वास्तव में तेजी से रिलीज का कारण बनते हैं। वास्तव में यह डोपामिन का अविश्वसनीय उछाल है जो न्यूरॉन्स के बीच सामान्य संचार को बाधित करता है और उत्साह पैदा करता है। और यही कारण है कि मेथएम्फेटामिन जैसे अवैध पदार्थ अत्यधिक नशे की लत है। इसके विपरीत ADHD दवाओं के कारण होने वाली डोपामिन की धीमी और नियंत्रित रिलीज कुंजी है और बहुत सारे रोगियों को अपने ध्यान को बेहतर बनाने में मदद करती है।